हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आतिफ। और जिस तरह से हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एटम का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, एक ब्रीफ स्ट्रक्चर, और साथ में उसकी थोड़ी सी डिटेल दी थी आपको। एटम के सब पार्टिकल्स आपको बताए थे, जैसे कि एटम में इलेक्ट्रॉन होता है जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा होता है, या उसके बीच में यानी सेंटर में, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और उन तीनों की सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की डिस्कवरीज हमने बताई थी, किस किस साइंटिस्ट ने की थी और किस किस एक्सपेरिमेंट से की थी। आगे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल जो है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल प्रपोज किए, जिसमें से तीन मेन साइंटिस्ट थे। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, नेक्स्ट आ जाता है रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और तीसरा बोहर मॉडल ऑफ एटम। ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने अपने मॉडल दिए एटम के। तो सबसे पहले हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में। इन्होंने क्या बताया था कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक वाटरमेलन की तरह होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे रिजेंबल कराऊं, अगर मैं वाटरमेलन को बीच में से कट करूं तो कुछ इस तरह से उसका टॉप व्यू दिखेगा। तो ये वाटरमेलन है, ये इसका सारा रेड पार्ट होगा, और बीच में इसके होते हैं सीड्स, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए। इस तरह से कुछ वाटरमेलन होता है। सेम इसी तरह से उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बताया एटम का। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर मैं इनका यहां बनाऊं, ये है वो पॉजिटिव स्फीयर। जैसे कि यहां पे रेड पार्ट था वाटरमेलन का, इसी तरह से इन्होंने बताया कि पॉजिटिव स्फीयर होता है, और इसमें बीच बीच में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, एम्बेडेड हुए होते हैं इसमें। ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक पॉजिटिव स्फीयर में एम्बेड हुए हैं। ठीक बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है वाटरमेलन की तरह। तो इन्होंने इसीलिए इसको रिजेंबल किया और इसको कहा वाटरमेलन मॉडल, जिसमें से ये पार्ट जो है एक पॉजिटिव स्फीयर है, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि इनका जो मॉडल था वो ये तो एक्सप्लेन कर रहा था कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। दैट मींस कि इनका जो मॉडल था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था एटम, और होता भी वैसा ही है। तो ये चीज एक्सप्लेन तो कर रहा था, लेकिन जो साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट्स दूसरे और एटम के ऊपर किए जा रहे थे उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से इनकी जो ये थ्योरी थी और इनका ये जो मॉडल था वो बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट है हमारा रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इन्होंने अपने एटम को स्टडी करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिसका एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, अल्फा रेज आपको बता दूं मैं, अल्फा रेज कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स से जो रेज निकलती हैं, और अल्फा पार्टिकल कहा जाता है हीलियम आयंस को, He2+। ये हीलियम आयंस होती हैं जिनको हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, और ये इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए गए थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। ऐसे अज्यूम कीजिए ये एक थिन गोल्ड फॉइल है, और इस फॉइल को थोड़ा और मैं डिटेल में दिखाने के लिए आपको इसके एटम्स दिखा रहा हूं। ऐसे अज्यूम कीजिए ये इसके एटम्स हैं, ये इसके एटम्स हैं, और ये सेंट्रली प्लेस्ड इसके न्यूक्लियस। और आपको इतना तो ध्यान होगा कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है। तो ये गोल्ड एटम्स हैं,
जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स इस पे बम्बार्ड कराए गए तो अल्फा रेज निकली, और अल्फा रेज इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज थी जो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड यहां से पास थ्रू हो गई। जैसे कि ये रेज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अनडिफ्लेक्टेड पास थ्रू हो गई, यहां से बिल्कुल डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई। कुछ रेज इस तरह की थी जो थोड़े से एंगल पे, एक स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई, जैसे कि यहां पर ये डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ इधर कुछ इधर, एक छोटे एंगल पे। और कुछ इन्होंने ऑब्जर्व किया, कुछ रेज ऐसी थी बहुत ही कम, जो बिल्कुल जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे बाउंस बैक हो गई, जिसको हम कहेंगे कि ये रिबाउंड हो गई। तो मैं यहां पे लिखवा देता हूं आपको। पहला पॉइंट इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स ही बॉम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन गोल्ड फॉइल। उसके बाद क्या किया, जब इन्होंने बम्बार्ड कराया तो उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज थी, एक्चुअली कुछ नहीं, ज्यादातर लार्ज नंबर ऑफ रेज पास अनडिफ्लेक्टेड। कुछ थी सम रेज pass on deflected at small angle। एक स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, जैसे कि ये। और कुछ रेज थी, वेरी फ्यू रेज, very few rays appeared to rebound। रिबाउंड हो गई, कुछ रेस थी जो जिस पाथ से गई थी उसी पाथ से वापस आ गई। तो इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन निकाला, ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने ऑब्जर्व किया। हम यहां पे लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन, इनके एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन थी, आप ये लिख सकते हो। तो इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इन्होंने कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन ये निकाला, जब कुछ रेज अनडिफ्लेक्टेड पास ऑन हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम होता है उसमें काफी ज्यादा खाली स्पेस है, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ है। देयर इज अ लार्ज एम्प्टी स्पेस in an atom। क्यों? As large number of rays pass undeflected। ये पता लगाया। दूसरा क्या था, दूसरा कंक्लूजन ये था कि देयर इज पॉजिटिव चार्ज
इन एन एटम, कैसे पता लगा ये कि पॉजिटिव चार्ज है एटम में इन द सेंटर? ये इस बात से पता लगा कि कुछ रेज ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो अगर पॉजिटिव रेज आ रही हैं और वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं, दैट मीन्स कुछ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा जिससे वो डिफ्लेक्ट हो रही होंगी। ये हम सबको पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव रेपेल करता है और पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है सेंटर में तो पॉजिटिव रेज उसी से ही तो डिफ्लेक्ट हो रही होंगी। दैट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इन द सेंटर, जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। तीसरी कंक्लूजन इनकी ये थी, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द एटम। ये थी इनकी तीसरी। तो रदरफोर्ड की कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस लाइक उन्होंने जब एक्सप्लेन किया अपना मॉडल ऑफ एटम, उन्होंने ये बताया था कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे ऑर्बिट्स हैं और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, लाइक दिस, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इनकी इस बात के ऊपर क्वेश्चन अराइज होने लगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, जब कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो दैट मीन्स वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी लिबरेट कर रहा है। तो एनर्जी लिबरेट करने का मतलब तो ये हुआ कि एक टाइम तो ऐसा आएगा कि इसमें से एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन जो है फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि अट्रैक्टिव है दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। जब इसमें एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी तो ये जो है सीधा फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। और अगर न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर रहा है दैट मीन्स ये जो एटम है ये काफी ज्यादा अनस्टेबल है। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड, जिसकी वजह से थोड़ा इनकी थ्योरी जो है ये डिस्कार्ड कर दिया गया। तो इसको बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करा नील बोहर ने। नील बोहर ने बताया कि कुछ ही सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, अलग अलग। ये एक अलग ऑर्बिट है, ये एक अलग ऑर्बिट है, ये तो न्यूक्लियस आ गया। तो यहां पे ये अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये बताया जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। एटम हैज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। सेकेंड पॉइंट इन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है इन ऑर्बिट्स में तो रिवॉल्व करते टाइम वो एनर्जी लिबरेट ही नहीं करता। एनर्जी लिबरेट अगर करेगा तभी वो फॉल करेगा न्यूक्लियस के अंदर। तो ये तो रिवॉल्व करते टाइम एनर्जी लिबरेट ही नहीं करता। अगर एनर्जी लिबरेट नहीं कर रहा दैट मीन्स वो इसमें फॉल नहीं करेगा और हमारा एटम जो है वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल नहीं होगा। तो इन्होंने ये बताया दूसरा पॉइंट इनका, एटम डज नॉट लिबरेट एनर्जी while revolving। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली यहां एटम नहीं, यहां हम इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं क्योंकि बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डज नॉट लिबरेट एनर्जी while रिवॉल्विंग। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिबरेट तब करेगा और एब्जॉर्ब तब करेगा जब वो अपने ऑर्बिट्स चेंज करेगा। लाइक छोटे ऑर्बिट्स में से अगर हायर ऑर्बिट में जाएगा वो, तो उस टाइम वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब उसके पास एनर्जी आ जाती है तो वो अपने नीचे वाले ऑर्बिट में से जो न्यूक्लियस के पास है उसमें से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। दैट मीन्स उसने एनर्जी उस टाइम एब्जॉर्ब की होगी। और जब वो एनर्जी रिलीज करेगा
तो उस टाइम हायर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। तो ये उन्होंने बताया। इलेक्ट्रॉन रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी only when it changes its orbit। जब वो अपना ऑर्बिट चेंज करेगा सिर्फ तभी एनर्जी लिबरेट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। और हर इलेक्ट्रॉन की अपने हर शेल की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। अगर उस एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एक ऑर्बिट में रहेगा, अगर उससे ज्यादा एनर्जी हो गई तो वो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, अगर उससे कम एनर्जी हो गई तो वो लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। तो बस ये तीन जो है बताया हमें नील बोहर ने। नील बोहर, तो ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में लिमिटेशंस आ रही थी और वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो उस बात का एक्सप्लेनेशन नील बोहर ने दिया था। हालांकि उन्होंने जो रदरफोर्ड ने कहा था वो बात ठीक तो थी, बट जो क्वेश्चन अराइज हो रहे थे उनकी थ्योरीज के ऊपर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो उसको एक्सप्लेन नील बोहर ने किया था इन 3 पॉइंट से कि एटम जो है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं एटम में। दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था, मैं दोबारा बता दूं कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी लिबरेट करेगा, और जब एनर्जी लिबरेट करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें एनर्जी जो है खत्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉन में, तो उस टाइम वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, जिसकी वजह से एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा और हाईली अनस्टेबल कहलाएगा। तो उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लिबरेट नहीं करता घूमते वक्त, वो एनर्जी बस तब लिबरेट करता है या रिलीज तब करता है और एब्जॉर्ब तब करता है जब उसको अपना ऑर्बिट चेंज करना होता है। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, अगर वो एनर्जी रिलीज कर देगा तो दैट मीन्स वो हायर ऑर्बिट से वापस से नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। ये उन्होंने बताया।